हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा स्कूल। आप सभी लोगों का अड्डा स्कूल में बहुत 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 सारा वेलकम है। तो एक बार जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिख करके बता देंगे कि आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। एम आई ऑडिबल टू यू? एम आई विजिबल टू यू? टेल मी। आवाज़ सुन पा रहे हैं आप लोग मेरी? हाय आदित्य, आयांश, हाय हाय अभिनव, हाय श्रेया, हाय सौरभ, हाय शिता, हाय एवरीबॉडी। सो हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? जल्दी से बताओ, आवाज आ रही है मेरी आप लोग को? सो क्यूट स्माइल, आई जस्ट लव द स्माइल श्रेया। चलो, सत श्री अकाल बेटा, सत श्री अकाल। मैम बेटा मत बोला करिए, बेटा नहीं बोलेंगे। अच्छा, यस मैम। तो बेसिकली मैंने जैसे आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जब मैं आने वाले सेशन में आऊँगी तो मैं आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाऊँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको ये भी पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, राइट, मतलब जो इस साल आप एग्ज़ाम दोगे उसमें आरसीज अच्छा खासा मार्क्स स्कोर करेगा, है ना। 20 मार्क्स, 10-10 मार्क्स के आपके 2 पैसेजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो आपका पैसेज क्या आता है, आपको उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ये क्या होता है, एग्जामिनर इसको जब देता है एग्जाम्स में तो वो क्या चेक करना चाह रहा है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं अपना सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों को 2-3 चीज़ें पूछूंगी एंड आई वुड लव टू लिसन योर आंसर्स। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मुझे ये पता चलेगा कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को ये पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? कैन एनीबॉडी टेल मी? यस, डेफिनेटली टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं बताऊंगी, आप लोग को परेशान मत हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, किसी को पता है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। द फर्स्ट वन इज रीडिंग एंड द अनदर वन इज कॉम्प्रिहेंशन। तो जब आपका एग्जामिनर आपको एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देता है तो वो आपकी 2 चीजों को चेक करता है, 2 नॉलेजेस को चेक करता है। नॉलेज को चेक करता है आपकी, वो पहली तो आपकी रीडिंग स्किल्स चेक करता है, ठीक है, और दूसरी वो जो आपकी स्किल्स चेक करता है दैट इज योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल। कॉम्प्रिहेंशन वर्ड बना है आपका कॉम्प्रिहेंड से, ठीक है, कॉम्प्रिहेंड से। और कॉम्प्रिहेंड का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझना। आपको कोई चीज कितनी समझ में आ रही है ये डिपेंड करता है आपकी पढ़ने की एबिलिटी पे। एक होता है हमने बुक उठाई और रीड करना शुरू कर दिया, और एक होता है कि हम बुक को उठा रहे हैं और हम वर्ड टू वर्ड उसको समझ रहे हैं कि आखिर हमें वो पैराग्राफ क्या रहा है, राइट। तो एग्जामिनर जब आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग सेक्शन देता है तो वो आपकी रीडिंग एबिलिटी को चेक करता है कि आप कितना स्पीड में किसी चीज को पढ़ लेते हो, और उसको पढ़ने के बाद कि आप उसको समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो। वन मोर थिंग, अगर आपने अपनी आरसी पर कमांड बना ली तो आप अपने एकेडमिक्स में भी अच्छा करोगे। आपका जब एग्जाम दोगे, आप कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हो, तो उसमें भी आपको आरसी मदद करने वाला है। क्योंकि आप कोई भी एग्जाम उठा लो, कोई भी एग्जाम उठा लो, आप एनडीए उठा लो, आप यूपीएससी उठा लो, आप बैंक उठा लो, आप एसएससी उठा लो, आप यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन उठा लो, हर किसी में आपसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। सो दिस इज समथिंग जिस पे आपको बहुत वर्क ऑन करना है, और अगर आपने अभी से ही इस पे वर्क ऑन करना शुरू कर दिया ना तो द बॉल इज इन योर कोर्ट। गॉट इट? तो आपकी इतनी अच्छी कमांड हो जाएगी ना कि आपको इंग्लिश पढ़ने में, बोलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ अभी आप एकेडमिक में हो, आपके एकेडमिक में रीडिंग सेक्शन का जो पार्ट आता है वो इस नाम से आता है अनसीन पैसेज। अब इसका क्या मतलब है? इतने सारे नाम क्यों दे देते हैं? पैसेज तो आप समझते हो ना, नंबर ऑफ पैराग्राफ से एक स्टोरी लिख दी गई, वो बन गया आपका पूरा का पूरा पैसेज। और ये पैसेज है अनसीन। अनसीन वर्ड बना है आपका सीन से। सीन का मतलब जिसे आपने देखा हो, है ना, और अनसीन का मतलब है जिसे आपने कभी भी ना देखा हो। तो आपके एग्जाम में एक अनसीन पैसेज, एक ऐसा पैसेज आता है जिसको आपने कभी नहीं देखा होता। पैसेज विच यू हैव नेवर सीन, है ना। और यहीं से ही तो एग्जामिनर आपकी नॉलेज को चेक करेगा कि कोई बच्चा एक ऐसी चीज को अपने सामने देखे जो कभी ना हुई हो, और वो उसको पढ़कर समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। तो ये आपके एग्जाम्स में आता है एक ऐसा पैसेज, अ पैसेज which you have never seen is called an unseen passage। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपकी रीडिंग स्किल्स को चेक करना, राइट। और दूसरा किसको चेक करना?
आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करना। अब बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या हमें कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकती हैं आप जिससे हम इसको बहुत अच्छे से कर सके। तो देखो, पैसेज जब आपके एग्जाम्स में आते हैं ना बेटा, तो वो दो तरह से आते हैं। सपोज ये पैसेज है, तो पैसेज आपके एग्जाम्स में आ रहा है तो दो तरह से आ रहा है। कौन कौन से स्टाइल में आ रहा है सुनना। एक पैसेज होता है आपका जो डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट समझते हो? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझते हो? क्या मतलब हो सकता है, सोच के बताओ। एक पैसेज आता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट, और एक पैसेज आता है आपके एग्जाम में इनडायरेक्ट। सोच करके बताओ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसेज क्या होता है, बताओ, सोच करके बताओ जल्दी से। हाँ, वही तो बताऊंगी मैं कि कैसे अंडरस्टैंड करोगे। अंडरस्टैंडिंग इज समथिंग जो आप अचानक से नहीं गेन कर सकते, आपको मेहनत करनी पड़ती है उसके ऊपर। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से, मुझे जल्दी से आंसर करके बताओ। पैसेज आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, अगर तो समझ पाते हो उससे क्या मतलब हो सकता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। ये माइक मेरे साथ कर गया दगा, मुझे गाना याद आ रहा है, दगा बाजरे, मेरा माइक ना, हाँ बोल सकते हो, सीन एंड अनसीन बोल सकते हो। तो जब आपका, अब देखो कोई भी कंपटीशन वाले एग्जामिनेशन के लिए जाओगे आप, तो पूरे पूरे पैसेज ऐसे आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और जब आप अपने एकेडमिक वाले सेशन के लिए जाते हो ना, तो आपको क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को आज जो पैसेज करवाने वाली हूँ वो डायरेक्ट है। अब डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऐसा होता है कि अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, इफ यू रीड द क्वेश्चन, आप उसमें से कीवर्ड निकालोगे, ठीक है, और आप क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर आसानी से पैसेज में ढूंढ सकते हो। क्वेश्चन को पढ़ करके अगर आसानी से आपको आंसर्स मिल जाएं डायरेक्टली, तो वो होता है आपका पैसेज डायरेक्ट, जिसमें सीधे सीधे आंसर्स मिल रहे हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट पैसेज। जितनी बार क्वेश्चन पढ़ लो, जितनी बार पैसेज पढ़ लो, अगर पैसेज समझ में नहीं आया है तो आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं मिल पाएगा। सो इनडायरेक्ट पैसेजेस में या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट आंसर्स नहीं मिलते हैं, याद रखना। ठीक है ना, यू डिड नॉट फाइंड डायरेक्ट आंसर, आपको सीधा सीधा आंसर नहीं मिलता। अब इसमें आपको करना क्या होता है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज करना होता है। मैम अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसे इंक्रीज होगा? तो बेटा अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका इंक्रीज होता है रेगुलर किसी चीज को करने से, है ना। कोई जादू, कोई मैजिक, कोई शानदार सी ट्रिक आकर के आपको कोई बता दे, तो वो आपकी सिर्फ उस पैसेज तक ही खाली अप्लाई होगी जो आप उस टीचर के साथ करोगे, वहां पर अप्लाई नहीं होगी जहां पर आप उसको लगाना चाह रहे हो। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये जो ट्रिक है वो आपकी डायरेक्ट पैसेज के लिए तो है, लेकिन इनडायरेक्ट पैसेज के लिए नहीं है। अब मैम अगर मान लीजिए मेरे एग्जाम में इनडायरेक्ट पैसेज आ जाता है, तो हमें किस चीज पर वर्क ऑन करना है या हमें किस चीज पर मेहनत करनी पड़ेगी? तो सुनना, अगर आपको इनडायरेक्ट पैसेज आता है तो आपको वोकैबुलरी पे मेहनत करनी है। आपको रोज डेली हैबिट बनानी है रीडिंग की। और अगर आप लोग न्यूज़पेपर रीडर नहीं हो ना, तो मम्मी से बोला करो मम्मी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर मंगवा दें, ताकि डेली न्यूज़पेपर रीड करो। न्यूज़पेपर की हैबिट अगर आपकी बन गई ना, तो आपको पढ़ने की आदत लग जाएगी, और जब पढ़ने की आदत लग गई ना, तो आप अपने आप चीजों को समझना शुरू कर दोगे। तो आपको ये काम करना है डेली बेसिस पर। कुछ भी, अभी तो मैं बोलूंगी चलो अभी न्यूज़पेपर नहीं आ रहा है, जब आना शुरू होगा तब होगा, लेकिन अभी आप क्या करना शुरू कर दो, अपने घर में जो भी बुक्स रखी हुई हैं, कोई स्टोरी बुक उठा लो, कोई मैगजीन रखी हुई उठा लो, और उसको पढ़ना शुरू कर दो। और पढ़ करके मिरर के सामने खड़े होकर के अपने आप को एक्सप्लेन करो कि आपको समझ में आया उसमें लिखा क्या था। अगर नहीं समझ में आया ना, तो ट्राई टू ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी। छोटे छोटे न्यूज़पेपर में पैराग्राफ्स आते हैं, उनको उठा करके हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू करो कि देखो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि समझ गए तो आंसर्स बड़ी ही आसानी से कर लोगे, है ना। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं एक डायरेक्ट पैसेज, और कल जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगी तो मैं उसमें आपको इनडायरेक्ट पैसेज डिस्कस करूंगी। अब इनडायरेक्ट पैसेज कैसे डिस्कस करेंगे हम लोग, या इसको करने का तरीका क्या है? आसान है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, राइट, उसमें से कीवर्ड निकालने, और उस कीवर्ड को जाकर, मतलब ये जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड को जाकर के आपको कहां ढूंढना है? पैसेज में ढूंढना है, पैराग्राफ में ढूंढना है। और जहां पर भी आपका ये कीवर्ड पैराग्राफ से मैच हो जाए ना, आप समझ जाना वहीं इर्द गिर्द इसका जो आंसर है वो आपका लिखा हुआ होगा। ठीक है, कीवर्ड और पैसेज के वर्ड्स अगर मैच कर रहे हो तो समझ जाना वहीं आसपास कहीं आपको आपका आंसर मिलेगा। और फिर उसके बाद आप पूरा क्वेश्चन पढ़ना कि क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है, और उसके बाद आंसर्स को भी फुल्ली, बच्चे क्या करते हैं ना, कीवर्ड पकड़ करके एक लाइन आंसर लिख करके आ जाते हैं, बट आपको कंप्लीट आंसर लिखना है। तो पूरा का पूरा पैसेज उठा करके आप पूरा का पूरा आंसर लिखेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन पढ़े और कंप्लीट आंसर दें, राइट।
तो अब जब ऐसे डायरेक्ट पैसेज आपके एग्जाम्स में आते हैं बेटा तो वो लेंदी होते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल नहीं करवाने वाली हूँ कि मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ाऊँ, फिर कीवर्ड बताऊँ, फिर आपको कीवर्ड को पैराग्राफ में चेक करवाऊँ, फिर आपको मैं क्वेश्चन पढ़वाऊँ कि पूरा पढ़ लो और उसको कंप्लीट आंसर कर लो। वो मैं बाद में आपको ट्रिक दिखा दूंगी, लेकिन अभी हम लोग पैसेज पढ़ेंगे और पैसेज में बीच बीच में मैं आप लोगों से पूछती रहूंगी आपको कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया, ठीक। तो अभी मुझे बताओ, ये चीज समझ में आ रही है? ये समझ में आ गया कि डायरेक्ट पैसेज क्या होता है, इनडायरेक्ट पैसेज क्या होता है, और क्या आप लोग रेडी हो मेरे साथ पैसेज को रीड करने के लिए? देखो, बिना साथ में काम किए ना मजा नहीं आता, बिना साथ में काम किए ना मजा नहीं आता, और बिना साथ में काम किए ना चीजें सीख नहीं पाते हो। तो जितना मैं आप लोग को 100% पढ़ाऊं ना, उतना 100% आप लोग पढ़ लो। एंड इट्स माई बिलीव, जब आप आरसी करने बैठोगे ना तो आपको लगेगा कि आरसी कितना इंटरेस्टिंग है, कितना इंटरेस्टिंग है। आप हैबिट डाल लो अपनी। मैम हम लोग में तो एमसीक्यू आएंगे ना? हाँ बेटा, आप लोगों में एमसीक्यू आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ वो आपकी एकेडमिक वर्क पे करवा रही हूँ, जिसमें आपका जो बेसिक वाला रहता है डिस्क्रिप्शन वाला वो आज करवा रही हूँ सब्जेक्टिव, और कल मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करवाऊंगी। आपको एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने का वजह ही यही है कि जो आपका सरकार है, गवर्नमेंट है या फिर सीबीएसई है, वो चाहता है कि अब आप कंपटीशन लेवल के लिए अपने आप को डेवलप करो, ठीक है। और अब आपसे एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि अब आप मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठोगे और उसके लिए प्रिपेयर होगे। इसी वजह से आपको अभी से ही उन्होंने ये सारा फॉर्मेट दे दिया है कि एमसीक्यू पैटर्न भी सीखो आप लोग, क्योंकि एग्जाम में तो एमसीक्यू पैटर्न नहीं आते ना। नहीं, मैं क्यों नहीं देखती हूँ कमेंट बॉक्स? कुलदीप, मैंने कमेंट बॉक्स नहीं देखा। मैंने कमेंट बॉक्स ना देखा होता तो मैं आपके मैसेज पढ़ रही होती कि यस मैम आ रहे हैं, आई एम रेडी आ रहा है, ठीक। तो मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी आप लोगों को कि मैं सीधे पढ़ाती जाऊं फिर सीधे आपका क्वेश्चन पे पहुंच जाऊं। मैं एक पैराग्राफ पढ़ाने के बाद आपसे मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पे करूंगी, मैं आपसे पूछूंगी कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे फ्रेम हो सकता है, ठीक है। बस आपको 100% डेडिकेटेड हो करके मेरे साथ पढ़ना है, ठीक है। सेशन में चैट रेट थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, सेशन को एक लाइक कर दीजिएगा ताकि आपके और सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो जाएं। तो चलो अभी यहाँ पे पढ़ते हैं। ये पैसेज आपका कौन सा है वो मैं बता देती हूँ। आपके एग्जाम्स में पैसेज कैसा आएगा? एक तो आएगा आपका फैक्चुअल पैसेज, ठीक है, और दूसरा आपका एक नरेटिव स्टाइल या फिर आपका डिस्क्रिप्टिव स्टाइल क्वेश्चन पेपर आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों का आप जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपका फैक्चुअल पैसेज करने वाले हैं, प्लस ये आपका केस बेस्ड है। इसमें आपको ना बार ग्राफ ऐसे दिया गया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं करना, ठीक। चलो मैम, आई एम न्यू स्टूडेंट, मैम व्हाट्स योर नेम, प्लीज रिप्लाई। माय नेम इज रुबैका आगा, ओके। हाँ, तो अब मैं यहां से पढ़ रही हूं, मेरे साथ साथ पढ़ना आप लोग। कह रहा है चेंजिंग फूड preferences have brought about rapid changes in the structure of Indian diet। इससे क्या समझ में? आप देखो सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कोई टफ विकैबुलरी नहीं है। आपका जब इनडायरेक्ट पैसेज आता है तो उसमें टफ विकैबुलरी दी गई होती है, उसको आपको समझना पड़ता है, और उसको कब आप समझोगे? तो जब आपकी विकैबुलरी अच्छी होगी तब। तो कह रहा है चेंजिंग फूड प्रेफरेंसेस हैव ब्रॉट अबाउट रैपिड चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन डाइट। तो कह रहा है हम लोग अपनी जो फूड प्रेफरेंसेस है ना उसको अगर चेंज करते हैं तो वो हमारी इंडियन डाइट में बहुत सारे चेंजेस लेकर के आती है, ठीक। अब यही वजह है क्योंकि लोगों की फूड प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं, इसी वजह से लोगों की जिंदगियों में भी बहुत सारा चेंज आया। रैपिड का मतलब वेरी फास्ट, ठीक है। और किस में आया? स्ट्रक्चर में चेंज आया, इंडियन डाइट में आया। क्यों इंडियन डाइट में आया? आप देखो, पहले हम लोग रोटी खाते थे, दाल खाते थे, चावल खाते थे, सब्जी खाते थे, लेकिन अब हम लोग क्या खा रहे हैं? वाव मोमो के मोमो, मैकडी का बर्गर खा रहे हैं ना, ये सारी चीजें। तो ये जो हमारी आदत है ना, चाइनीज खाना, साउथ इंडियन खाना, बाहर जा करके जापानीज कुछ भी खा लो आप जा करके, तो ये हमारी आदतें बदल रही हैं और हमारा शरीर भी उसी अकॉर्डिंग बदल रहा है। आप कह रहे हैं द रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ मल्टीनेशनल फास्ट फूड companies and the influence of Western culture have replaced traditional home cooked meals with ready to eat processed food, thus increasing the risk of chronic diseases in urban areas। अब proliferation का मतलब क्या है? आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि जो रैपिड इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, किसमें? मल्टीनेशनल फास्ट फूड कंपनीज की। हमारे इंडिया में, हमारे प्यारे भारत में, हाँ मैं सबको जानती हूं,
हमारे प्यारे भारत में क्या हो रहा है, बहुत सारी मल्टीनेशनल फूड कंपनीज आ रही हैं, ठीक है, और वो कौन सा प्रभाव हमारे ऊपर डाल रही हैं, वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव हमारे ऊपर डाल रही हैं। और इसने क्या किया है, हमारे जो होम कुक फूड होता था, जैसे मैंने बोला ना हम लोग के घर में दाल खाई जाती थी, चपाती खाई जाती थी, इसका रिप्लेसमेंट हो रहा है। ये दाल चपाती किससे रिप्लेस हो रही है, मोमोज से, बर्गर से, ठीक है, चाइनीज फूड से, ठीक। अब ये जो हम लोग अपनी डाइट्स में चेंज ला रहे हैं, जो हम ट्रेडिशनल फूड से मोमोज बर्गर वाले फूड में चेंज हो रहे हैं, इससे ना खतरा बढ़ रहा है। किस चीज का खतरा बढ़ रहा है, रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। और ये क्रोनिक डिजीजेस स्पेशली कहां पहुंच रही हैं, अर्बन इंडियंस में। मतलब वो इंडियंस जो आपका सिविलाइज्ड एरिया में रहता है, जो गांव वाले में नहीं रहता। रूरल एरियाज आपके ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, और जो अर्बन एरियाज होते हैं, अर्बन इंडियंस उनको बोला गया जो अच्छे वेल सेटल्ड हैं, जिनके पास पैसा है अच्छा खासा, ठीक है, जो खा पी सकते हैं। अब जब हमारे पास पैसा आता है ना, तो हम पैसा खर्च करते हैं, और पैसा किस चीज पे खर्च कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजों पर, है ना। अच्छी अच्छी चीजें हमारे लिए सोच में है वो, लेकिन एक्चुअली में अच्छी नहीं है, वो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान दे रही है। कह रहा है therefore, इसलिए नर्चरिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स among Indians from an early age would help to reduce health risk। कह रहा है इसीलिए नर्चरिंग का मतलब क्या है, अपने अंदर हम लोगों को उसकी फोस्टरिंग करनी पड़ेगी। मतलब हम लोगों को अपने अंदर पालना पोसना पड़ेगा, किसको, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को। और किसको पालना है ये, अमंग इंडियंस। इट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि हम लोगों के अंदर डेवलप करें, इंडियंस के अंदर डेवलप करें हेल्दी हैबिट्स, ताकि जो अर्ली एज पर डिजीजेस हो जाती हैं, लोग ओबीज हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं ना, मोटापे की वजह से कोई मर गया, कोई माल न्यूट्रिशन की वजह से मर गया, और किसी को हार्ट डिजीज हो गई। आपने सुना होगा ना छोटे छोटे लोगों को, अब मतलब कम एज में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, कम एज में लोगों की जाने जा रही हैं, अजीब गरीब सी उनकी बीमारियां हो जा रही हैं। क्यों, क्योंकि खाने वाली जो हैबिट है वो उनकी सही है ही नहीं। अब इसको अगर हमें कम करना है, इसको अगर हमें रिड्यूस करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस हेल्दी हैबिट को अपने अंदर नर्चर करना पड़ेगा, फोस्टर करना पड़ेगा, पालना पोसना पड़ेगा। अब मुझे जल्दी से बताएं, ये वाला पैराग्राफ आप लोगों को क्लियर हो गया हो तो मैं 2-3 क्वेश्चंस आप लोगों को इससे पूछ लूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं यहाँ पे। अब एमसीक्यू बेस्ड कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है, जल्दी से बताओ। हाँ बेटा, तो एक सेम ही चीज है ना, आप किसी चीज की ग्रोथ बता रहे हो, एक्सपेंशन बता रहे हो, किसी चीज का बढ़ना बता रहे हो, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से एवरीबॉडी। क्वेश्चन पूछूं मैं आप लोगों से, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ। शैल आई आस्क यू क्वेश्चन, रेडी। चलो मेरा पहला क्वेश्चन है कि द मेजर चेंज which is seen among Indians is, जिसकी वजह से उनकी जो डाइट है उसमें बदलाव आ रहा है, वो क्या है। If I ask you, एक रैपिड चेंज जो कि देखा गया इंडियन डाइट में, वो किस वजह से देखा गया, what is happening, बताओ everybody। इशिता, रितु, श्रेया, अक्षिता, जल्दी से आंसर करके बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और ये जो राज है ना वो भी मुझे आंसर करके बताएंगे। मैम आपकी सरकारी नौकरी क्यों नहीं लगी, क्योंकि मुझे सरकारी नौकरी में इंटरेस्ट ही नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि इंसान सरकारी नौकरी लेकर ही सक्सेसफुल बने। आप कितने सारे लोगों को देखो, दे आर नॉट in the government job, still they are very much earning, right? तो आप अपने आप को खुद भी इतना डेवलप कर सकते हो कि आप सरकारी नौकरी के अलावा भी बहुत कुछ जिंदगी में कर सकते हो। वेरी गुड। सो यहाँ पे देखो मुझे तनु का आंसर आने लगा, आदिति का आंसर आने लगा, कुलदीप का आंसर आने लगा। वेरी गुड। सो हमारे जो फूड हैबिट्स हैं उनमें क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। और फूड हैबिट में चेंजेस आ रहे हैं, इसी वजह से क्या हो रहा है, हम जो डाइट है उसमें भी चेंज कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो ये बताओ, ये जो ट्रेडिशनल डाइट्स हैं, ये ट्रेडिशनल डाइट्स को रिप्लेस करने वाला कौन है, ट्रेडिशनल डाइट्स रिप्लेस किससे हो रही हैं, जल्दी से बताओ एवरीबॉडी। जो हमारी रोटी, चपाती, चावल, दाल, ये सब हम लोग खा रहे हैं, इसका रिप्लेसमेंट किससे हो रहा है, फटाफट आंसर करके बताओ
Instead of eating roti, chapati and all traditional foods, what we are eating? Very good. Due to some change in way we say because of Western culture, food change. Very good. Changing in food habits is creating a lot of problem. Very good. आप बोल सकते हो Western food या फिर Western multinational food companies. ठीक है? They are coming up with different or multiple food items. That's why the changes are coming in these particular things. ठीक? तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ Western multinational companies की वजह से coming up with food. चलो एक चीज और बताओ मुझे जल्दी से आंसर करके. अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता कि आप मुझे ये बताएं जो फर्स्ट पैराग्राफ आप लोगों ने पढ़ा उसमें से अगर मुझे ये बताना हो कि ग्रोइंग वर्ड का सिनोनिम ढूंढना है. इस पैराग्राफ में आपको ग्रोइंग वर्ड का सिनोनिम ढूंढना है, तो आप मुझे जल्दी से ढूंढ करके बताएं इस पैराग्राफ में ग्रोइंग वर्ड का सिनोनिम क्या होगा. ठीक है, जल्दी से बताओ एवरीबडी, एंड आई वांट एवरीबडीज आंसर. मैं देख रही हूँ बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं कुछ बच्चे, बहुत स्टूडियस हैं. वेरी नाइस, वेरी गुड. वेस्टर्न मल्टीनेशनल कंपनीज कमिंग अप विद डिफरेंट फूड हैबिट्स एंड दैट आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. कौन सा वर्ड था जिसका मतलब मैंने बताया था कि ग्रोथ हो रही है किसी चीज की? नहीं, इसमें आपको पैराग्राफ में ढूंढना है. सपोज आपसे कोई भी वर्ड दे दिया जाएगा, उससे बोलेगा कि इसका सिमिलर वर्ड ढूंढो या इसका एंटोनिम ढूंढो, तो आपको पैराग्राफ में से आंसर करना पड़ेगा. अपने मन से थोड़ी आंसर लिखोगे. तो यहाँ पे क्या वर्ड है? प्रोलिफरेशन, द ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल फास्ट फूड कंपनीज. गॉट इट? अच्छा, ये बताओ जब हम लोग अपनी डाइटरीज में चेंजेस ला रहे हैं, वी आर जस्ट चेंजिंग आवर डाइट पैटर्न्स, तो इससे क्या हो रहा है? पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम ना, है ना? तो पीपल जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसमें से जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो किस चीज से रिलेटेड है? जल्दी से आंसर करके बताओ. दे आर डाइंग, राइट? या इन लोगों को बीमारी हो जाती है, या फिर डाइंग एट अर्ली एज. इनमें से अगर आपको ऑप्शंस चूज करने होंगे तो आप मुझे बताएं कौन से ऑप्शंस चूज करेंगे आप. विच काइंड ऑफ इश्यूज दे आर फेसिंग ओवर हियर? क्रॉनिक डिजीजेस, हाँ, सीधे मर नहीं रहे लेकिन हाँ ये अर्ली एज पर मर जाते हैं, या इनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि ये लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, राइट? सो दे आर गेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस एंड दैट्स व्हाई दे आर जस्ट डाइंग एट अर्ली एज. गॉट इट? समझ में आ गया सभी लोगों को अच्छे से? अच्छा, आप ये मुझे बताओ विच एरियाज आर मोर प्रोन टू दीज प्रॉब्लम्स, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज? कौन से एरियाज ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, रूरल की अर्बन? वेरी गुड. दोनों आंसर्स होंगे आपके, बी और सी दोनों, है ना? वैसे आपका तो एक ही पूछेगा एग्जाम में, लेकिन मैं दोनों बोल रही हूं, मैंने ऑप्शन ही ऐसा दिया हुआ है. किस जगह पर ये प्रॉब्लम ज्यादा फेस करी जा रही है, रूरल एरियाज में या अर्बन एरियाज में? अर्बन एरियाज में. ठीक है, जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जो सिविलाइज्ड लोग हैं, वो इन सब चीजों पे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं. Got it? चलो आगे बढ़ते हैं. Can I therefore a self-administered semi-quantitative 59 item meal based food frequency questionnaire FFQ was developed to assess the dietary intake of adolescents? कह रहा बड़ी दिक्कत आ रही है, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना? एक प्लान तो बनाना पड़ेगा कि लोगों की हेल्दी हैबिट्स डेवलप की जा सके. इस वजह से इन्होंने एक प्रोग्राम करना शुरू किया. एंड व्हाट वाज दैट प्रोग्राम? इन्होंने एक चार्ट बनाया. भाई एक एक से जाकर के क्वेश्चन पूछोगे, लोगों के अलग अलग आप आंसर्स लोगे, याद नहीं रहेंगे ना, तो इससे बेटर है कि एक फॉर्म फिल करवा लो, है ना? तो इन्होंने एक FFQ बनाया, दैट इज फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर. उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे, है ना? और वो किस लिए थे? ताकि लोगों को मतलब लोग अपने आप को खुद एडमिनिस्टर करें, लोग अपनी खुद डाइटरी प्लान बनाएं कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं. और इसमें 59 आइटम्स मील को सेट किया गया. मतलब अलग अलग खाने के डिफरेंट टाइप्स लिखे गए कि क्या है क्या नहीं है, कौन सा खाते हैं कौन सा नहीं खाते. ठीक? और ये इसलिए था क्योंकि पता लगाया जा सके कि जो एडोलेसेंट्स हैं, जो जवान लोग हैं इंडिया के, वो क्या खा रहे हैं.
कह रहे हैं अ टोटल ऑफ 1026 स्टूडेंट्स एज 14 टू 16 ईयर। अब उम्र क्या बताई गई है? 14 से 16 साल की। ठीक है, और क्या बताया जा रहा है? कितने लोगों पे ये टेस्ट किया गया? 1026 पे। अटेंडिंग प्राइवेट इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल, जो कहाँ पे अपनी क्लासेस ले रहे थे? एक प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल वो भी इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल, कहाँ का? कोलकाता का। वहां पर ये सर्वे किया गया। तो अब इससे भी आपके मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। सोचो एक पैराग्राफ विद थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन। जब आपने पैराग्राफ पढ़ लिया ना तो आपको पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया, आप मल्टीपल क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, आप मल्टीपल क्वेश्चन कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे क्या किया गया? एक प्लान बनाया गया। बहुत सारे जो क्या नाम है आपके जितने भी साइंटिस्ट थे, जो बहुत ही डेवलप्ड लोग थे, उन्होंने एक प्लान बनाया कि नहीं, हमको इस पे कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक सेल्फ एडमिनिस्टर्ड सेमी क्वांटिटिव एक 59 आइटम मील बेस्ड फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चनर बनाना चाहिए। इन्होंने बनाया और उसको टेस्ट किया, मतलब उसका फॉर्म फिल करवाया 1026 लोगों से, जो कि 14 से 16 साल की उम्र के थे, इसलिए इनको अडोलसेंट्स बोला गया है। मतलब यंग एज के बच्चे हैं, मतलब ऐसे बोल सकते हो अडल्ट्स हैं वो। ठीक, और ये एक कोलकाता के स्कूल में किया गया, जो कि एक इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल था। ठीक, इससे क्या होगा? इससे एनालिसिस होगा। किन बच्चों का? उन बच्चों का जो कि 14 से 16 ईयर की एज के हैं, कि वो खाते क्या हैं। क्योंकि 14 टू 16 की एज पे क्यों किया गया? क्योंकि यही एज हमारी ग्रोइंग एज होती है और इसी में ही हम डेवलप करते हैं। या तो हम माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं या फिर हम हेल्दी हो जाते हैं। गॉट इट? मुझे बताएं, इतना समझ में आ गया सभी लोगों को? तो फिर मैं क्वेश्चन पूछूं। अंडरस्टूड? गॉट इट? चलो क्वेश्चन पूछती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा एक और यहां पर है, इसको भी पढ़ लूं? एक मिनट, चलो ठीक है, इसको पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले मैं क्वेश्चन पूछ लूं। पहला क्वेश्चन मेरा, ठीक है, किस जगह के स्कूल में ये जो FFQ था, इसको, इस टेस्ट को किया गया? किस जगह के स्कूल के बारे में बात हो रही है? पहले आपको ये बताना है, फटाफट आंसर करके बताओ कौन सा स्कूल है, किस जगह का स्कूल है और कैसा स्कूल है? हिंदी मीडियम स्कूल है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है? बताएं जल्दी से आंसर करके। इशिता, कितने सिंसियरली पढ़ रहे हैं आप, आई लव दैट। कोलकाता, कोलकाता, वेरी गुड वेरी गुड, कोलकाता। और कोलकाता का कौन सा स्कूल है? इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल या हिंदी स्पीकिंग स्कूल? इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल। अच्छा मुझे ये बताएं, टोटल कितने बच्चों के ऊपर ये टेस्टिंग करी गई? टोटल कितने बच्चों के ऊपर ये टेस्टिंग करी गई? वेरी गुड, प्राइवेट स्कूल है। टोटल कितने बच्चों के ऊपर ये मतलब टेस्टिंग करी गई और वो उम्र में कितने थे, कितने साल के होंगे? वेरी गुड, इंग्लिश प्राइवेट स्कूल ऑफ कोलकाता, इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल प्राइवेट स्कूल ऑफ कोलकाता, वेरी गुड। 1026, वेरी गुड, 1026, वेरी गुड। 24 नहीं है, 26 है, 26 है, 26। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एज क्या थी? एज क्या थी? बच्चों की एज क्या थी? 14 टू 16। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करके बताना, 14 से 16 साल के बच्चों को क्या बोला जाता है? ओल्डीज, किड्स या फिर अडोलसेंट्स? अडोलसेंट्स, जल्दी से बताओ। या मैं यहां पे लिख दूं अडल्ट्स, इन शॉर्ट। कुछ भी आ सकता है, अडोलसेंट्स भी आ सकता है और अडल्ट्स भी आ सकता है। 14 से 16 साल के बच्चों को क्या बोला गया? वेरी गुड, अडोलसेंट, वेरी नाइस। याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक चीज और पढ़िए आगे, यहां पर जो आपका लास्ट वाला वर्ड था, कह रहा है the survey results report poor food consumption pattern and highlights the need to design healthy eating initiatives। ठीक है ना। अब हुआ क्या कि इसके ऊपर एक रिसर्च करी गई। हमने पिछला वाला पैराग्राफ नहीं पढ़ा, पहले उसको पढ़ ले, ठीक है। यहाँ पे एक पैराग्राफ छूट गया जो कि मैंने, ये बाद में आना चाहिए था, पहले आ गया, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि टू डेट लिटिल इज नोन अबाउट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड्स एंड बेवरेजेस कंज्यूम्ड बाय अर्बन इंडियन एडोलसेंट्स। कह रहा है लोग अजीबोगरीब खाना खाते हैं, उससे उनको अजीबोगरीब प्रॉब्लम होती है और इसकी वजह ये है क्योंकि बहुत कम
लोगों को नॉलेज ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर किस तरह का फूड खाया जा रहा है और कितने अमाउंट में फूड लिया जा रहा है। और बेवरेजेस क्या होती हैं? बेवरेजेस होती हैं दी ड्रिंक्स, खाने के साथ जो भी ड्रिंक लेते हो ना, जूस वूस, उसको बोलते हो आप बेवरेजेस, कंज्यूम्ड बाय अर्बन इंडियन एडोलेसेंट्स। यानी कि भारत में जो अर्बन एरियाज में बच्चे रह रहे हैं 14 से 16 साल की उम्र के, वो क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। This lack of evidence is a significant barrier to the development of the effective nutrition promotion and disease prevention measure। और यही वजह है कि जब हमारी सरकार आती है, यानी कि गवर्नमेंट आती है और वो लोगों से बोलती है ये खाइए, इतना खाइए, ऐसे खाइए, तो जो प्रमोशंस किए जाते हैं न्यूट्रिशन के और जो मेजर्स लिए जाते हैं, मतलब जो एक्टिविटीज करी जाती हैं कि लोगों को डिजीजेस ना हो, वो इफेक्टिव हो ही नहीं पाती। क्यों इफेक्टिव नहीं हो पाती? बिकॉज लोगों को इस चीज की नॉलेज ही नहीं है कि उन्हें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं, ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ये आपको क्लियर हो गया? क्योंकि इसको जब ये आइडेंटिफाई किया गया ना, तभी एक आउटकम निकाला गया कि भाई ये प्रॉब्लम हो गई है, तो इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि एनालिसिस किया जाना चाहिए। इसीलिए ये सेल्फ एडमिनिस्टर्ड और सेल्फ क्वांटिटेटिव एक एनालिसिस किया गया बच्चों के ऊपर। मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बैरियर का मतलब एक हिंड्रेंस, एक प्रॉब्लम, ठीक? और सिग्निफिकेंट मतलब दिस इज एन इंपॉर्टेंट बैरियर, यू कैन से दैट, एंड दिस इज एन एसेंशियल बैरियर, यू कैन से दैट, व्हिच कैन बी सीन ओवर हियर, कि लोगों को लैक ऑफ नॉलेज है। इसी वजह से जब गवर्नमेंट आकर के प्रमोशन करती है कि भैया अपना न्यूट्रिशन बढ़ाइए, आप डिजीज, कोई अगर बीमारी हो रही है तो उसके लिए आप कोई एक्टिविटीज करिए, प्रिवेंशन लीजिए, बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कोई चीजें सही करिए आप, तो वहां पे लोगों को नॉलेज ही नहीं होती उसके बारे में, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितनी क्वांटिटी ऑफ फूड लेंगे, कितनी क्वालिटी ऑफ फूड लेंगे, कुछ नहीं पता, उन्हें कोई आइडिया नहीं। डन? चलो, तो अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहती हूं, एक्चुअली व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम क्या है? लोगों में बीमारियां हो रही हैं, ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनीज जो फूड प्रमोशंस करती हैं उसको खाते हैं, तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? लोग बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप ये बताएं कि अगर लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है? लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि वो खाना खा रहे हैं अजीबोगरीब, ठीक, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि वो अजीबोगरीब खाना खा रहे हैं। तो यहां पर मेन रीजन क्या है इनकी प्रॉब्लम का? प्रॉब्लम हमें पता है, डिजीजेस हो रही हैं उनको अर्ली एज पर, लेकिन रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, जल्दी से बताओ। हाँ, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वेरी गुड। रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कॉज? क्रोनिक डिजीजेस हो रही हैं, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि लोगों को क्या नहीं पता, लोगों को नॉलेज नहीं, दे डोंट हैव नॉलेज, ये लिखा हुआ है ना, दे डोंट हैव नॉलेज, दे नो लिटिल। सो आप ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज दे हैव नो नॉलेज। और किस चीज की नॉलेज नहीं है उन्हें? कि उन्हें फूड और बेवरेजेस में क्या खाना चाहिए। उन्हें नहीं पता क्वांटिटी क्या लेनी है, और उन्हें यह भी नहीं पता कि क्वालिटी क्या लेनी है। समझ में आ रहा है ना उन्हें क्वांटिटी पता है, ना उन्हें क्वालिटी पता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर करके बताइए आप लोग मुझे, आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट ने कोई मेजर्स नहीं लिए इसके ऊपर कि लोगों को वो अवेयर कर सके? क्या गवर्नमेंट ने कोई मेजर्स नहीं लिए, यस और नो? लैक ऑफ नॉलेज, वेरी गुड। तो अब आप मुझे ये बताएं कमेंट सेक्शन में आंसर करके, क्या गवर्नमेंट ने मेजर नहीं लिए, यस और नो? गवर्नमेंट ने मेजर लिए हैं या नहीं लिए हैं? गवर्नमेंट हैज टेकन मेजर और नॉट? या दे हैव नो नॉलेज अबाउट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड, वेरी गुड। गवर्नमेंट हैज टेकन मेजर और नॉट? नो, नो, यस, लिए हैं, मेजर्स लिए, उसने न्यूट्रिशन प्रमोशन किया, उसने डिजीज प्रिवेंशन मेजर्स लिए, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोगों को पता ही नहीं चला कि उन्हें करना क्या है, ठीक है। तो प्रॉब्लम किसके साथ है? प्रॉब्लम गवर्नमेंट के साथ नहीं है, प्रॉब्लम है लोगों के साथ,
कि वो लोग अवेयर ही नहीं है, दे आर अनअवेयर, एंड द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन यू आर अनअवेयर। प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब हम अनअवेयर होते हैं। तो ठीक, कितना क्लियर हो गया? अब देखो इन्होंने जो सर्वे किया वो कैसा सर्वे आया, इन्होंने अलग अलग लिख दिया। नो इनटेक, अब ये देखो, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एनर्जी डेंस स्नैक्स, एनर्जी डेंस ड्रिंक्स, इसको इन्होंने डिवाइड कर दिया। कितने लोग बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, कितने लोग एक बार ले रहे हैं, कितने लोग 2 बार ले रहे हैं, कितने लोग 3 या 3 से ज्यादा बार ले रहे हैं। ऐसे ही फ्रूट्स का लिख दिया इन्होंने, कितने लोग बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, कितने लोग 1 सर्विंग ले रहे हैं, कितने लोग 2 सर्विंग ले रहे हैं, कितने लोग 3 या 3 से ज्यादा बार ले रहे हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे एनर्जी डेंस स्नैक्स का भी देख सकते हो और एनर्जी डेंस ड्रिंक्स का भी दे सकते हो। ठीक, अब देखो वेजिटेबल्स का अगर आप रेशियो देखो तो 3 या 3 से ज्यादा बार ये लोग अपनी खाने में इसको ले रहे हैं। फ्रूट्स का अगर आप देखो तो नो इनटेक का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो फ्रूट्स खाते हैं। यहाँ पे आओ, एनर्जी डेंस स्नैक्स का यूज देखो कितना ज्यादा है, 3 और मोर टाइम सर्विंग हो रही है इनकी। मोर देन आई वुड से 70 पीपल आर टेकिंग दैट। सो आगे देखो, एनर्जी डेंस ड्रिंक्स में आओगे तो 3 और मोर पीपल ज्यादा सर्विंग, यहाँ पे 3 और मोर सर्विंग्स हो रही हैं उनके यहाँ। तो यहाँ पर आपको चार्ट से क्या पता चलता है कि क्या चीज सबसे कम ली जा रही है और क्या चीज सबसे ज्यादा ली जा रही है। गॉट इट? तो ये हमारा चार्ट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे जब हमें क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट होगी जिस हिसाब से, तो हम इसको सर्वे करेंगे। नेक्स्ट देखें, अब क्या हुआ सुनिएगा। अब जो इन्होंने सर्वे किया था ना, ये जो सर्वे किया है, जो जिसका चार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिस इज द सर्वे। अब इस सर्वे का जो चार्ट बन करके आया तो उससे कुछ आउटकम निकाला जा रहा है। होता नहीं, एनालिसिस करते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो एनालिसिस करते हैं, बड़े बड़े रिसर्चर्स होते हैं वो एनालिसिस करते हैं उस सर्वे का। तो ये जो सर्वे रिपोर्ट आई इसका एनालिसिस किया गया, ठीक है। और इसमें हमें क्या पता चला, पुअर कंजम्पशन पैटर्न्स एंड हाईलाइट्स द नीड टू डिजाइन हेल्दी ईटिंग इनिशिएटिव्स। इससे हमें पता चला कि लोगों का जो फूड कंजम्पशन है वो बहुत ही पुअर है, बहुत ही खराब है, ठीक। और दूसरी चीज, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, कुछ इनटेक करना, राइट। एंड हाईलाइट्स द नीड टू डिजाइन हेल्दी ईटिंग इनिशिएटिव्स। और इससे साफ साफ पता चलता है कि लोग हेल्दी इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं अपनी लाइफ में, ईटिंग हैबिट हेल्दी नहीं कर रहे हैं, इस वजह से इसकी जरूरत है। इंटरेस्टिंगली सबसे अच्छी बात तो ये है, व्हाइल देयर वर नो जेंडर डिफरेंसेस, आपको पता है जेंडर डिफरेंसेस नहीं है इन द कंजम्पशन ऑफ लेग्यूम्स। अब लेग्यूम्स क्या होते हैं वो भी सुन लो। लेग्यूम्स वो होते हैं ना जो आप सीड वाला फूड खाते हो, कोई भी बीज वाला फूड खाते हो ना, जैसे आपका बीन्स हो गया, ठीक है, या फिर आपका कोई भी बीज वाला खाना हो गया, दाल वाल बोल सकते हो, सीड वाला कोई भी खाना हो गया, उसको लेग्यूम्स बोलते हो। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जेंडर डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिला, यानी कि मेल्स और फीमेल्स इक्वल अमाउंट में ले रहे थे सीड लेग्यूम्स। फ्राइड स्नैक्स भी ये इक्वल अमाउंट में ले रहे थे। The survey found more females consumed cereals, vegetables and fruits. वहीं अगर आप सीरियल्स की बातें करो, वेजिटेबल्स की बातें करो या फ्रूट्स की बातें करो, तो यहाँ पर अगर आप फीमेल्स का रेशियो देखोगे तो वो मेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, फीमेल्स क्या क्या चीजें ज्यादा ले रही हैं मेल के कंपैरिजन में? हाँ, बट मेजर्स आर अनइफेक्टेड, जो भी मेजर्स लिए गए वो अनइफेक्टेड थे क्योंकि लोगों को नॉलेज ही नहीं थी, राइट। तो एक चीज तो दिखाई गई यहाँ पर कि जो लेग्यूम्स और फ्राइड स्नैक्स हैं वो मेल और फीमेल इक्वल अमाउंट में ले रहे हैं क्योंकि कोई जेंडर डिफरेंस नहीं है। लेकिन वहीं सीरियल्स की बात करी गई, वेजिटेबल्स की बात करी गई, फ्रूट्स की बात करी गई, तो मेल और फीमेल में एक डिफरेंस देखा गया, फीमेल ज्यादा इनटेक कर रही है, मेल्स कम इनटेक कर रहे हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन में हमें क्या पता चला, द रिपोर्ट सजेस्टेड दैट स्कूल्स आउट टू इनकॉर्पोरेट फूड लिटरेसी कॉन्सेप्ट इनटू देयर करिकुलम। अब करिकुलम क्या होता है, हमारा शेड्यूल, आपका शेड्यूल बनता है ना क्लास में, कौन सा पीरियड कब लगेगा। तो यहाँ पर हमारे जो रिसर्चर्स थे उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट हमें ये बताती है कि जो स्कूल्स हैं, जो अडल्ट्स होते हैं 14 से 16 साल के बच्चे, वो अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ना स्कूल में, तो स्कूल से वो बहुत सारी हैबिट सीखते हैं। तो इसी वजह से स्कूल को क्या करना पड़ेगा, स्कूल को पार्ट बनना पड़ेगा इस फूड लिटरेसी कॉन्सेप्ट का। यानी कि अगर फूड को लेकर के लोगों को आपको लिटरेट करना है तो आपको बच्चों के स्कूल्स में ये कॉन्सेप्ट डालने पड़ेंगे, एज दे हैव द पोटेंशियल ऑफ इंक्रीजिंग द फ्रूट एंड वेजिटेबल इनटेक इन टीनेजर्स। उनको ये बताना पड़ेगा कि जब वो लोग एडोलेसेंट हैं, जब वो लोग 14 to 16 एज के हैं, तो कितना जरूरी है आप लोगों के लिए क्या खाना, फ्रूट खाना और वेजिटेबल खाना। तो ये बच्चे कहाँ से सीखेंगे, अपने स्कूल से सीखेंगे। तो रिजल्ट में ये बताया गया, रिसर्चर ने ये बताया कि बहुत जरूरत है बच्चों को ये बताने की कि कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए फूड्स और वेजिटेबल्स।
एडिशनली हेल्दी स्कूल कैंटीन पॉलिसीज विल इम्प्रूव्ड। दूसरी चीज क्या सजेस्ट करी गई कि स्कूल की कैंटीन में खाना वाना बहुत बढ़िया होना चाहिए। खाना कैसा होना चाहिए? वहां पे समोसे, पेटीज जो आजकल बिकते हैं, सैंडविचेस, बर्गर की जगह पर क्या बिके? दाल, रोटी, सब्जी, चावल, ऐसा वाला खाना है। विद इम्प्रूव्ड अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड वैरायटी एंड अफोर्डेबिलिटी। विद इम्प्रूव्ड अवेलेबिलिटी मतलब चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, अच्छा खाना अवेलेबल होना चाहिए। एसेसिबिलिटी मतलब प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए, सही टाइम पर उनको सही खाना पहुंच जाना चाहिए। अलग अलग वेरिएशन होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि रोज सेम खाना खिलाया जा रहा हो। और अफोर्डेबिलिटी, अब 14 से 16 साल के बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है, वो कमाते नहीं है, तो खाने को जितना रीजनेबल रखा जाएगा उतना ही अच्छा होगा। तो आप खाने में दाल, रोटी, सब्जी, चावल दीजिए, लेकिन उसको इस तरीके से दीजिए कि वो कम पैसे में बच्चों को मिल जाए। ठीक, of healthy food choices would support the consumption of nutritious food in students। तो अगर ये चीजें इनकी स्कूल हैबिट में ली जाएंगी तो स्कूल हैबिट से बच्चे बहुत अच्छी हैबिट सीखेंगे और वो अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, वो अपने आप को नर्चर कर पाएंगे। किस चीज के लिए नर्चर कर पाएंगे? हेल्दी फूड हैबिट्स में। समझ में आ गया? मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दें, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? जब भी आप पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं ना, ट्राई टू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द पैराग्राफ एटलीस्ट कि व्हाट द पैराग्राफ इज ट्राइंग टू आस्क। पैराग्राफ आपसे क्या पूछ रहा है बताएं। इतना क्लियर हो गया सभी लोगों को? वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया इतना? सर नेम बता दो। मेरा नाम रुबैका आगा है, AGH आगा। ठीक, चलो तो अभी मैं आगे बढ़ूं। अच्छा, मुझे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर देना, फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस के आंसर्स को करेंगे। मुझे बस छोटा सा आंसर करके देना कि जब सर्वे किया गया, सर्वे की रिपोर्ट में क्या पता चला कि जो मेल्स और फीमेल्स हैं उनकी फूड हैबिट या फूड जो हेल्दी फूड हैबिट्स होती हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इनको अपने आप को डेवलप करने की जरूरत है, इनको अपने आप को बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन क्योंकि हम 14 से 16 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं तो उन्हें अपने फूड पैटर्न्स कहाँ बदलने होंगे? स्कूल की कैंटीन में, घर में, या फिर बाहर जब वो लोग खाना खाने के लिए निकलते हैं फूड स्ट्रीट पर, वहां पर? जल्दी से बताओ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कुलदीप आंसर करके बताइए जल्दी से। बताओ जल्दी से बताओ एवरीबॉडी। कैंटीन में, गॉट इट। चलो अब हम लोग एक एक करके आंसर्स करेंगे हर एक क्वेश्चन का। कह रहा है व्हाट डज द रिसर्चर मीन बाय चेंजिंग फूड प्रेफरेंसेस। अब आप खुद मुझे आंसर करके बताओ, चेंजिंग फूड प्रेफरेंसेस का क्या मतलब है? फूड प्रेफरेंसेस कैसे बदल रही हैं लोगों की? वेरी गुड, स्कूल कैंटीन इज द करेक्ट आंसर। मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में आंसर करके कि कैसे लोगों की फूड हैबिट्स बदल रही हैं। कैसे लोगों की फूड हैबिट्स बदल रही हैं? वेरी गुड, स्कूल सेंटर में चेंज होना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं लोगों की फूड हैबिट्स कैसे बदल रही हैं, कैसे वो बदल रहे हैं। मैंने बताया था ना, एक जगह से दूसरी जगह में चेंज आ रहा है। जो उन्हें खाना चाहिए वो खाना छोड़ करके किसी और खाने की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो कौन से खाने को छोड़ करके वो कौन से खाने की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आंसर करके। चिल्ड्रेन शुड बी टोल्ड इन द स्कूल कैंटीन हाउ यू शुड ईट। नहीं, हाउ यू शुड ईट नहीं, हाउ व्हाट यू शुड ईट। तुम्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अर्बन एरियाज में चेंज हो रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जो फूड हैबिट्स हैं, जो घर वाली ट्रेडिशनल वाली फूड हैबिट्स हैं, उनको छोड़ करके किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? मल्टीनेशनल फास्ट फूड कंपनीज के जो खाने हैं उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। यही तो बताया था ना, यही तो चेंज आया इसमें। तो कैसे लिखोगे? बाय चेंजिंग फूड प्रेफरेंसेस द रिसर्चर्स मीन्स द चेंज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन। किसमें चेंज आ रहा है? लोगों में आ रहा है ना, अर्बन पॉपुलेशन में। और वो क्या चेंज लेकर के आ रहे हैं? होम कुक्ड फूड को रेडी टू ईट फूड से कन्वर्ट कर दे रहे हैं। मतलब उन्हें जहां घर का खाना खाना चाहिए वो घर का खाना ना खा करके वो कौन सा खाना खा रहे हैं? रेडी टू ईट। आपने देखा होगा ना, समोसे बने बनाए मिलते हैं, चपाती बनी बनाई मिलती है ना।
और क्या बना बनाया मिल जाता है आपको, स्नैक्स मिल जाते हैं, फ्राइम्स मिल जाते हैं, खा रहे हैं. Which is influenced by Western culture. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, the major problem is coming with the urban population or the adolescents living in the urban areas. What they are facing the problem issues because they are changing their food habits. They are not eating the traditional food. Instead, they are eating the foods which is made by the multinational companies. Got it? अगला देखो. Why was the survey on the food consumption of adolescents undertaken? अच्छा बताओ आपको ये सर्वे क्यों किया गया था? Why was that survey done? वो जो सर्वे किया गया है वो क्यों किया गया है? कुछ तो नेगेटिविटी मिली होगी ना उनको. सर्वे क्यों किया गया बताओ. खाते हो ना, मत खाया करो. सर्वे क्यों किया गया? What was the reason of surveying? रीजन क्या था सर्वे करने का? हाँ, वेरी गुड. दे आर मूविंग फ्रॉम ट्रेडिशनल टू वेस्टर्न कल्चर. वेरी गुड शिवानी थी. सर्वे करने का मेन रीजन देखो, मैं क्वेश्चंस अगर मैं चाहूं ना तो मैं यहां से भी क्या करूं, उठा करके आपको पैराग्राफ में चेक करवा सकती हूं, लेकिन आप इसका आसानी से आंसर कर सकते हो क्योंकि आपने ये पढ़ा है. राइट? बताओ जल्दी से एवरीबॉडी. वेरी गुड. तो आप मुझे बताएं इस सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि क्या देखा गया कि लोगों का जो फूड कंजम्पशन है वो अच्छा नहीं है. जिस पैटर्न में वो फूड वगैरह ईट कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है और उनको नॉलेज ही नहीं है कि उन्हें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए. इस वजह से देयर वाज अ नीड, जरूरत पड़ी कि लोगों को ये सिखाया जाए, सर्वे किया जाए और उनको प्रॉपर्ली उस हिसाब से डील किया जाए. वेरी गुड. सो हाउ वुड यू राइट इट? द सर्वे वाज टेकन टू अंडरस्टैंड द फूड कंजम्पशन पैटर्न. सर्वे इसलिए किया गया क्योंकि वो अंडरस्टैंड करना चाहते थे कि आखिर ये लोग क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे. ठीक है. A little is known about the quality and quantity of foods consumed by them. Through the data provided in the survey, recommendations can be made. इन्होंने डेटा क्यों बनाया? डेटा बनाने का एक रीजन था क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं था कि ये लोग क्या क्वालिटी ऑफ फूड खा रहे हैं क्या क्वांटिटी ऑफ फूड खा रहे हैं. तो जब एक डेटा तैयार होगा तो उस डेटा के हिसाब से, अब डॉक्टर क्या करता है, जब तक डॉक्टर को आप हाल नहीं बताते हो तब तक डॉक्टर आपको दवाई देता है नहीं. तो आपको पहले हाल बताना पड़ेगा. तो ये हाल इस सर्वे में पता किया गया. नेक्स्ट देखो. With the reference to figure number 1, write the conclusion about the students consuming energy drinks. एनर्जी ड्रिंक्स कहां पे? ये लास्ट वाले में है ना एनर्जी ड्रिंक्स. इधर देखो एनर्जी ड्रिंक्स यहां पे. ठीक है. तो एनर्जी ड्रिंक्स में आप क्या बता सकते हो कि जो एनर्जी ड्रिंक्स है वो किस तरह से कंज्यूम की जा रही है. क्वेश्चन देखना. फिगर 1 में आपको कंक्लूजन लिखना है अबाउट द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी डेंस ड्रिंक. तो आपने अलग अलग कंजम्पशंस लिखने हैं कि एनर्जी ड्रिंक्स का कंजम्पशन कैसे हो रहा है. तो पहला वाला देखो यहाँ पे 10% यहां तक लाइन जा रही है ना. 1 सर्विंग का 5 ही जा रहा है. ठीक है. नो इनटेक का देखो तो आपका किसके ऊपर चला जा रहा है? 10-20 के ऊपर चला जा रहा है. मतलब नियर अबाउट आप ले सकते हो 23 या 24. 2 सर्विंग में जाओगे तो ये नियर अबाउट 25 जा रहा है. 3 मोर सर्विंग में जाओगे तो ये 30, 40, 45 अराउंड जा रहा है. तो वही आपको एक एस्टिमेशन देना था कि बच्चे एनर्जी ड्रिंक्स को किस तरीके से ले रहे हैं. तो वही चीज यहां पर मेंशन करी गई है. क्या मेंशन करी गई है? क्लोज टू 47 ड्रिंक 3 और मोर सर्विंग. ठीक है. डेंस एनर्जी बेवरेजेस व्हाइल अ मियर 5% सेड नो to more than 1 serving of the beverages and almost 23% don't consume energy drinks. मतलब आपको पूरा का पूरा चार्ट यहाँ पर मेंशन करना था कि क्या चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं बच्चों के बारे में. कितने वन टेक, आप ऐसे भी लिख सकते थे 1 टेक वाले 23-22 अराउंड है. सॉरी, नो इनटेक वाले 23-22 अराउंड है. 1 सर्विंग वाले 5% है. 2 सर्विंग वाले 25% है. 3 और मोर सर्विंग वाले कितने परसेंट है? 43 के आसपास. हाँ, अबव 45 ऐसे भी लिख सकते थे आप एस्टिमेशन में. ठीक. नेक्स्ट देखो. कह रहा है व्हाट कैन बी कंक्लूडेड नो इनटेक डेटा ऑफ फ्रूट कंजम्पशन वर्सेस एनर्जी ड्रिंक स्नैक. अब देखो नो इनटेक कंजम्पशन ऑफ एनर्जी डेंस ड्रिंक. तो नो इनटेक आपको चेक करना है एनर्जी ड्रिंक का. ठीक है. और दूसरा आपको क्या चेक करना है? रेफरेंस टू द फिगर नंबर 1. तो नो इनटेक ऑफ फ्रूट कंजम्पशन वर्सेस नो इनटेक ऑफ एनर्जी ड्रिंक. तो फ्रूट का एनर्जी ड्रिंक से आपको चेक करना है रेशियो. तो आप देख लो एक बारी. फ्रूट का कहां पे है? नो इनटेक ये है. और आपका एनर्जी ड्रिंक का नो इनटेक कहां पे है? ये. तो ये आपका कितना परसेंट जा रहा है? लगभग 23%.
और यहाँ पे नो इनटेक वाला आपका फ्रूट्स देखो कितना है, 40 अबव, 45 के अराउंड ले लो। तो ये देखो वही लिखा हुआ है, मोर देन 45% डू नॉट कंज्यूम फूड्स ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ, ऑन द अदर हैंड ओनली 10% refrain from consuming energy drinks। ये देखें एनर्जी ड्रिंक्स नो इनटेक 10% के आसपास जा रहा है आपका। गॉट इट? आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। नो इनटेक डेटा ऑफ फ्रूट कंजम्पशन वर्सेस एनर्जी डेंस स्नैक। अच्छा ये वाला पूछा जा रहा है, एनर्जी डेंस स्नैक का, ये वाला नहीं पूछा जा रहा है। तो ये आप देखो ये 10% जा रहा है, ठीक है। और ये देखो नो इनटेक फ्रूट का कहां तक जा रहा है, 45 या उससे अबव भी बोल सकते हो। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दीजिए। हाँ नहीं यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक्स है बेटा, वहां पे एनर्जी फूड पूछा गया है। देखो मैंने भी नहीं देखा, आप लोगों ने भी नहीं देखा। नो इनटेक डेटा ऑफ फ्रूट कंजम्पशन वर्सेस एनर्जी डेंस स्नैक्स है। स्नैक्स ड्रिंक्स नहीं पूछा गया है, स्नैक्स पूछा गया है। तो इधर ड्रिंक्स है, इधर स्नैक्स है, और स्नैक्स कितने, 10%। ठीक है, चलो ग्रेट, आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर कह रहा है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए आप। फिर कह रहा है कि देयर वर नो जेंडर डिफरेंसेस ऑब्जर्व्ड इन द कंजम्पशन ऑफ हेल्दी फूड्स अकॉर्डिंग टू द सर्वे। सब्सटैंशिएट। आप बताओ मुझे, जब जेंडर डिफरेंसेस की बात आ रही थी तो जेंडर डिफरेंस 0 कहां पर देखने के लिए मिला, मेल और फीमेल क्या चीज सेम क्वांटिटी में ले रहे थे। 2 चीजें बताई गई है ना आपको जो सेम क्वांटिटी में उन्होंने ली है। तो व्हाट वर द 2 थिंग्स उन्होंने सेम क्वांटिटी में ली है, जल्दी से बताओ। व्हाट आर द 2 थिंग्स जो उन्होंने सेम क्वांटिटी में ली है, जहां पर आपको सेम देखने के लिए मिला है, ठीक। और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेल्स और फीमेल्स में फीमेल्स ने ज्यादा ली हैं और मेल्स ने कम ली हैं। 3 चीजें यहां पे बताई गई थी, 2 चीजें यहां पे बताई गई थी। तो फटाफट आंसर करके बताओ क्या आएगा। लिखूं मैं आपको, लेग्यूम्स डन, और क्या था, फ्राइड स्नैक्स, स्नैक्स। यहां पे आओ तो सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। इसके लिए कॉन्शियस कौन रहती है ज्यादा, फीमेल्स। फीमेल ज्यादा कंज्यूम कर रही है, मेल कम कंज्यूम कर रहे हैं। तो वही सर्वे की रिपोर्ट इन्होंने यहां पर लिख दी है। गॉट इट? आपको भी एज इट इज लिखना है कि मेल और फीमेल कहां पे कॉमन दिखाई दे रहे हैं आपको, लेग्यूम्स और स्नैक्स में, और वहीं फीमेल ज्यादा दिखाई दे रही है मेल के कंपैरिजन में, सीरियल्स में, वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में। बोलो इतना क्लियर है सभी लोगों को? वेरी गुड। नेक्स्ट है कह रहा है व्हाई इज अफोर्डेबिलिटी रिकमेंडेड एज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ अ स्कूल कैंटीन पॉलिसी। अब यहां पर अफोर्डेबिलिटी को फीचर बताया गया है स्कूल कैंटीन पॉलिसी का, और स्पेशली रिकमेंड किया गया। इसका रीजन क्या हो सकता है? ये अफोर्डेबिलिटी वर्ड का यूज कैंटीन में क्यों किया गया है? इस पैराग्राफ में अफोर्डेबिलिटी वर्ड का यूज स्कूल कैंटीन के लिए क्यों किया गया? जल्दी से सोच करके बताओ, गेस करके बताओ। हाँ, फीमेल ज्यादा कंज्यूम कर रही है। वेरी गुड। तो आप मुझे ये बताएं, मैंने आपको बताया था अफोर्डेबल क्यों होना चाहिए कैंटीन का फूड, क्या रीजन हो सकता है? स्कूल में अलग अलग तरह के बच्चे पढ़ते हैं, कोई गरीब भी होगा, कोई अमीर भी होगा, किसी की पॉकेट मनी ज्यादा होगी, किसी की पॉकेट मनी कम होगी। तो पॉकेट मनी आपकी स्टेबल रहे, इस वजह से ये काम किया गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अफोर्डेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर एज द चिल्ड्रंस आर स्कूल चिल्ड्रन, ये स्कूल के बच्चे हैं। Therefore, canteen food available for the children should meet the lifestyle of school student. So affordability word का यूज इसीलिए किया गया है because they do not earn, they are the school children, they do not earn, ये पैसा नहीं कमाते। तो इन लोगों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अफोर्डेबल चीजें इसलिए करनी पड़ेंगी ताकि वो उसको खरीद पाए। ठीक है, टू मीट द लाइफस्टाइल। वेरी गुड, आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, कह रहा है आइडेंटिफाई अ वर्ड फ्रॉम 9 to 18 इंडिकेटिंग द क्वेश्चनर वाज स्पेशली डिजाइन्ड टू बी कंप्लीटेड बाय अ रिस्पोंडेंट विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द रिसर्च कलेक्टिंग डेटा। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कह रहे डेटा की जरूरत नहीं है, आप लोगों का सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हो। अगर आप FFQ तैयार करते हो तो इस FFQ में लोगों को क्या करने के लिए बोला गया था, बिना रिसर्चर के इंटरवीन के क्या करने के लिए बोला गया था, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए तो बोला गया था। तो जब आप चेक करोगे आपका जो 3rd वाला पैराग्राफ है उसमें आपसे बोला गया है एक सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट और एक सेल्फ क्वांटिटी
ठीक है, या क्वांटिटिव, पूरा कंप्लीट FFQ डिजाइन किया गया जिसमें बच्चे खुद का एनालिसिस लिखें कि वो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेल्फ एडमिनिस्टर्ड। तो ऐसे वर्ड्स आप लोगों को चॉइस करने के लिए आएंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दीजिए इतना क्लियर है। रिकमेंडेड मीन्स किसी को बताया गया कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। गॉट इट? वेरी गुड। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। मैं चाहूंगी आप सभी स्टूडेंट्स एक बार वापस से जरूर सेशन को देखें। जब भी आप आरसी को कर रहे हो तो पहले आप क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, उसके बाद आप अपने आंसर्स को करें। तो इसको आप अपनी हैबिट में डाल लीजिए, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिशन में भी जाएंगे तो इस तरह का आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है,